तो जो आपके चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये है बच्चों आपके चैप्टर का नाम, ठीक है। इसमें बच्चों जो आपके पास न्यू वाली एनसीईआरटी है, न्यू वाली एनसीईआरटी में जो 3.1 एक्सरसाइज है वो पुरानी वाली एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.2 है। तो क्वेश्चंस बच्चों वही सेम है, बस पुरानी वाली एनसीईआरटी में जो 3.2 है, नई वाली एनसीईआरटी में वो एक्सरसाइज 3.1 है। तो अभी हम लोग बेसिकली जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से 3.1 का डिस्कशन करने जा रहे हैं और पुरानी वाली एक्सरसाइज के हिसाब से 3.2 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप सब रेडी हैं? रेडी है तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन फाइनली यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और इसमें सबसे पहले मैं आपको मेन क्वेश्चन डिस्कस करके बताता हूँ कि मेन क्वेश्चंस आप किस तरह से करेंगे। थ्योरी बच्चों मैं आपको पहले एक बार सिखा चुका हूँ, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको थ्योरी पहले बताता चला जाऊंगा। चलिए, सबसे पहले 3.2 एक्सरसाइज है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो रेडी हो जाइए, क्वेश्चंस का डिस्कशन में स्टार्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा मैं सबसे पहले कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पहले से भी किया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करके दोबारा बता देता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या होता है समझिएगा। देखिए बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, जितने बच्चे एनसीईआरटी हैं एनसीईआरटी अपनी ओपन करके बैठ जाइए सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है draw the graph of the equation x minus y plus 1 equal to 0, x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0। ठीक है, आपको इन दोनों के क्या ड्रॉ करने, ग्राफ ड्रॉ करने। फिर लिखा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल formed by these lines and x axis and shade the triangular region। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो देखिए आप किस तरह से करेंगे। अब बच्चों आपको क्लासरूम प्रोग्राम में ऑलरेडी सिखाया गया है कि अगर दो इक्वेशन से एक यूनिक सॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन तभी क्रिएट होता है जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। तो बच्चों अगर हम एग्जाम में करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और इसको लिख देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो बच्चों a1 कितना है 1, b1 कितना है -1, c1 कितना है 1। ध्यान से देखिएगा बच्चों, c1 कितना है 1। फिर से देखो a2 कितना है 3, b2 कितना है 2 और c2 कितना है -2। ये बात समझ में आ गई सबको? चेक करो बच्चों, a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है, तुम कहोगे सर 1/3। b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है -1/2। तो चेक करो क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 क्या आपस में इक्वल है कि नहीं है? नहीं इक्वल है। इसका मतलब इसका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जब लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस पे क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। वो यूनिक सॉल्यूशन मैंने आपको ब्लैक कलर के डॉट से इंडिकेट किया है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब चलो बच्चों हम लोग इन लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हम कंफर्म हो चुके हैं कि इनसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी ही। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को दोबारा लिखते हैं। क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। जब आप माइनस वाई को उधर कर देंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 1 बन जाएगा। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आप फॉर्मेशन करते हैं बॉक्स का, तो आप बॉक्स का पहले फॉर्मेशन कर लीजिए। ये देखो बच्चों मैंने बॉक्स का फॉर्मेशन कर लिया। कई सारे स्कूल्स हैं उनमें 2 पॉइंट्स कहा जाता है निकाल लो, कई सारे स्कूल होता है उसमें 3 पॉइंट्स कहा जाता है निकाल लो, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बच्चों x को 0 पुट करेंगे तो y 1 आएगा। x को देखिए आपके पास इक्वेशन है ना, यहाँ पे x को 0 पुट करिए तो y क्या आ जाएगा 1। और एक बार बच्चों y को 0 पुट कर दीजिए। जब बच्चों y की जगह 0 पुट करोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स x इक्वल टू -1। तो बच्चों सबसे इजी पॉइंट कौन से होते हैं, x को 0 करके निकालना और फिर
y को 0 करके निकालना। तो बच्चों पहली लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमने पॉइंट्स निकाल लिए। दूसरी लाइन को देखिए क्या लिखा हुआ है, दूसरी लाइन है 3x + 2y - 12 = 0। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 2y = 12 - 3x। दैट मीन्स y कितना आ जाएगा 12 - 3x अपॉन 2। ये बात समझ में आ गई? सब लोग चेक करिए। ओके बच्चों, हम इसका बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। हमें वो पॉइंट्स चाहिए जो लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था निकालने के लिए कि एक बार x को 0 पुट कर देना। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो पुट कर दीजिए 0। x को 0 पुट करते ही y क्या हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। अब y को 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही बच्चों y को 0 पुट कर देंगे तो 3x = 12 हो जाएगा। इसका मतलब x = 4 हो जाएगा। अब बच्चों हम इन दो लाइंस को बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप सब लोग रेडी हैं? चलिए रेडी हो गए तो ग्राफ हम लोग रिट्रेस करते हैं। चलिए आइए, चलिए बच्चों इसको क्या कहते हैं बच्चों, ओरिजिन। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 फिर -1 -2 -3 लाइक दैट। ये चलता रहता है। ये बच्चों हो गई x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस। चलिए पहला पॉइंट क्या है, x को 0 पुट करो y1 आ जाएगा। x को 0 पुट करने पर y1 आ गया, यानी ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x को -1 पुट करेंगे y0 आ जाएगा। x को -1 पुट करने पर y0 आ गया। ठीक है, यानी पहला पॉइंट हो गया 0,1, दूसरा पॉइंट हो गया -1,0। दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब हम दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या है इसकी, x - y + 1 = 0। समझ में आ गया? दूसरी लाइन को बच्चों ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन क्या है, 0,6। 0,6 बच्चों पॉइंट चाहिए, यानी x में 0 y में 6। तो बच्चों 0,6 कहाँ पॉइंट होगा, उसको ट्रेस करिए जल्दी से। ये होगा 0,6, x में 0 y में 6। ठीक है, 4,0 x में 4 y में 0। चलिए इनको आपस में ज्वाइन करिए, ये हो गया लाइन। ठीक है बच्चों, हमने ज्वाइन कर दिया इसको स्ट्रेट लाइन को। ध्यान से देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई। चलिए लाइन की इक्वेशन लिखिए। क्या है इस लाइन की इक्वेशन, 3x + 2y - 12 = 0। बच्चों हमने लाइंस को रिप्रेजेंट कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, ड्रॉ हो गया। फिर लिखा है डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस इन एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो बच्चों लाइंस और एक्स एक्सिस से मिल करके जो भी ट्रायंगल बना है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी लाइंस है। तो आपको वो ट्रायंगुलर रीजन नजर आया। अब बच्चों क्या करना है, उस ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है। तो आप शेड करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों जल्दी से। जितने बच्चे हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा ट्रेस करिए इसको। ये हो गया ट्रेस, हो गया ट्रायंगुलर रीजन शेड हो गया। बच्चों हम इसको ट्रेस कर देते हैं। ये हो गया ट्रायंगुलर रीजन शेड हो गया। समझ में आ गया सबको कि ट्रायंगुलर रीजन कैसे शेड किया मैंने, ये शेड। अब बच्चों शेड करने के बाद हमें क्या करने हैं, ट्रायंगल की जो भी वर्टिसेस है उसकी कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट तो आप पहले से ही निकाल चुके हो। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, -1,0। ये वाला पॉइंट क्या है, 4,0। ये वाला पॉइंट क्या है, निकाल लीजिए। अब बच्चों अगर आपके पास ग्राफ पेपर एग्जैक्ट होता तो आप इस पॉइंट को एग्जैक्ट निकाल लेते, लेकिन ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो आप ग्राफ पेपर से एग्जैक्ट निकाल लीजिएगा। वैसे इस पॉइंट को निकालते कैसे, पहले मैं x में चलता है ना, और फिर मैं y में चलता, ये पॉइंट मेरे पास निकल आता। तो बच्चों जब ग्राफ पेपर नहीं होता है तो पता क्या करते हैं, हम दोनों लाइंस को सॉल्व कर लेते हैं और इस पॉइंट को टेंटेटिव निकाल करके वहां पे लिख देते हैं। तो बच्चों लाइंस को सॉल्व करना वैसे आप जानते हैं, तो ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो आप ऐसा करिए लाइंस को सॉल्व करके इस पॉइंट को टेंटेटिवली लिख लीजिए। तो बच्चों ये पॉइंट या तो 2,4 या 3,3 इस टाइप का होगा, क्योंकि वही रीजन आपको नजर आ रहा है।
तो चलिए आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों सॉल्व करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो पता ही है, तो आप एक काम करिए, फर्स्ट इक्वेशन से आप पहले y की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दिस इज y इज इक्वल टू x प्लस 1। और सेकेंड इक्वेशन में आप क्या करिए, उसको पुट कर दीजिए। तो आप इतना काम कर लीजिए बच्चों। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y, y की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1। ये बात समझ में आई, -12 इक्वल टू 0। तो बच्चों फर्स्ट से y की वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 3x प्लस 2x प्लस 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आगे x की वैल्यू 2 चेक करो। और बच्चों y क्या था, y था आपका x प्लस 1। तो इसका मतलब y क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 विच इज 3। तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया बच्चों, x में 2 y में 3। इसका मतलब ये पॉइंट बच्चों एग्जैक्टली क्या है, ये पॉइंट आपका हो गया 2,3। आई थिंक बच्चों अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ट्रायंगल कहाँ है, ट्रायंगुलर रीजन वगैरह सब क्लियर हो गया। तो ट्रायंगुलर रीजन को बच्चों शेड करना था, सो मैंने आपको करके दे दिया। और ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट भी लिखने थे, वो मैंने आपको लिख के दे दिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7 कैसे किया। तो बच्चों यहाँ पर ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 6 को कर सकते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हम कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है उसमें, उसमें लिखा हुआ है गिवन द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equation in two variables such that geometrical representation of pairs who form represent intersecting lines, parallel lines, coincident lines. तो बच्चों कह रहा है आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, बाकी आप दूसरी इक्वेशन इस तरह से लिखिए ताकि उसमें कंडीशन एक बार लग जाए इंटरसेक्टिंग लाइंस की, एक बार कंडीशन लग जाए पैरेलल लाइंस की, और एक बार कंडीशन लग जाए कोइंसिडेंट लाइंस की। तो बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम क्या कहेंगे, हम दूसरी इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। फॉर्म कर लें, मैंने लिख दिया 2x प्लस 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये देखो मैंने दूसरी इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे चेक करिए क्या दूसरी इक्वेशन कारगर है कि नहीं है, ताकि वो क्या बना दे इसको, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये बात समझ में आई। तो बच्चों मैंने दूसरी इक्वेशन रैंडम लिख दी, लेकिन रैंडम किस तरह से लिखी, ताकि कौन सी कंडीशन उसमें लग जाए कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तभी क्या रिप्रेजेंट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस को। हो गया बच्चों एक पार्ट कंप्लीट। उसके बाद कह रहा है फिर से आपके पास गिवन लाइन है ये, लेकिन एक लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखिए ताकि वो लाइंस क्या बन जाए, पैरेलल लाइंस बन जाए। तो बच्चों पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है बताइए, पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ये होती है बच्चों पैरेलल लाइंस की कंडीशंस। पैरेलल लाइंस कैसे दिखती हैं, इस तरह से, वो आपस में कभी मीट नहीं करती, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को हम लोग इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। तो बच्चों दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं जल्दी से, लिखिए 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चेक करो क्या बच्चों ये कंडीशन यहाँ फुलफिल होती है, होगी, यस सर होती है, क्योंकि 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 होगा, बट इज नॉट इक्वल टू 8 अपॉन 4 होगा। चेक कर लीजिए बच्चों, माइनस 8 अपॉन माइनस 4 दैट मीन्स 2/1। आई थिंक बच्चों आप समझ गए, ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो आपने कौन सी इक्वेशन अपनी तरफ से फॉर्म कर ली, वो अब आपको समझ में आनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपने जो इक्वेशन फॉर्म की है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, वो -5 इक्वल टू 0 भी लिख सकते थे, -10 इक्वल टू 0 भी लिख सकते थे। बस लिखना ऐसा था
ताकि C1/C2 B1/B2 के इक्वल ना आए। समझ में आया? थर्ड पार्ट में क्या करना है, आपके पास गिवन इक्वेशन एक है पहले से, और आपके को कंडीशन बनानी है ताकि लाइंस क्या बन जाए, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट क्या लाइंस क्या होती है बच्चों, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं। देखो रेड के ऊपर ब्लैक वाली लाइन भी ओवरलैप कर गई। उसमें कंडीशन बच्चों आपको क्या सिखाई है सर ने, A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। बच्चों दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है तो उनमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं, इसलिए इसके सॉल्यूशन कैसा होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। समझ में आया? ये कंडीशन थी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को बच्चों हम लोग इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। समझ में आया? नीचे वाली कंडीशन कहती है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को हम लोग और भी क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग और भी क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन किसी भी तरह का हो लेकिन वो इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो जाती है अगर उनका सॉल्यूशन है। तो दो तरह के कंसिस्टेंट सिस्टम होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, उसका मतलब A1/A2 is not equal to B1/B2। और अगर आपसे कहा जाएगा कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो आप कहेंगे A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। तो मुझे जल्दी से बता दीजिए हम दूसरी इक्वेशन कैसे लिखें ताकि वो उस कंडीशन को फॉलो करें। तुम कहोगे बहुत आसान है, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेट्स से 2 का कर दीजिए तो बन जाएगी 4x 6y 16 इक्वल टू 0। तो बच्चों चेक कर लो, जो 2/4 होगा वही 3/6 होगा, वही -8/-16 होगा। चेक कर लो बच्चों, ये कंडीशन लग गई यहाँ पे। जो 2/4 की वैल्यू होगी वही 3/6 की वैल्यू होगी, वही -8/-16 की वैल्यू होगी। तो बच्चों मैंने आपका 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। बच्चों क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो गई और अब आप समझ चुके हैं कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ किसी भी नंबर से, तो वो बन जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग को काफी अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए तो 3.1 बच्चों एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट अब आपको करनी होगी, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है कि कंसिस्टेंट है वगैरह वगैरह, यही सब बताना है आपको। तो होपफुली बच्चों आप लोग को ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अब आपको सक्सेसफुली खुद से करने पड़ेंगे।